नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का चौथा मॉडल पेपर देखेंगे, जो कि यूपी पीसीएस, बीपीएससी एग्जाम हो गया, आरओ बीडीओ, इन सभी परीक्षाओं के लिए और अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं जिनमें जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसके पहले 3 मॉडल पेपर जो कि 50-50 क्वेश्चन का कराया जा रहा है, अपलोड किया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। 4 विकल्प है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था 1986 ईस्वी में यह पारित किया गया था, यानी कि सी विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो इनमें आप देख सकते हैं वन है, समुद्र है, झील है, बागीचा है। तो बागीचा इसमें कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित पारितंत्र है, जबकि वन, समुद्र और झील ये जो प्राकृतिक पारितंत्र हैं। तो इनमें डी ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। जलवाष्प, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर ओजोन। तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो करती है वो है जलवाष्प, यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। मुख्य भूमि पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी होगा। वैसे यदि दक्षिणतम बिंदु जब पूछा जाता तब आपका इंदिरा पॉइंट होता, लेकिन इंदिरा पॉइंट जो है 2004 के भूकंप में यह पॉइंट जो है समुद्र में धंस गया है। तो अब जो मुख्य भूमि का पूछा जाए तो कन्याकुमारी होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपको। और जो उत्तरी पॉइंट है वो आपका इंद्रकौल है, जो कि अब लद्दाख में पड़ता है। और दक्षिणी पॉइंट जो है ये मुख्य भूमि का जब पूछा जाए तो कन्याकुमारी होगा। और यदि मुख्य भूमि ना लगा रहे तब आपका इंदिरा पॉइंट जो है सही होगा, लेकिन मुख्य भूमि जब पूछा जाए तो आपको कन्याकुमारी ही सही करना है। इसी तरह आपका पूर्वी जो बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में है, कीबुथु है। और जो पश्चिमी है वो आपका गुजरात के गौरमोता में है। पांचवा प्रश्न, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सर्वाधिक भाग पर जो वन पाया जाता है वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो पहला कथन दिया गया है इसमें, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। तो उसके बाद दूसरा है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो आपसे पूछा है कौन सही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो है ये सही है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा देखा जाए तो पूर्वी भाग में वह अधिक विविधता पाई जाती है। और दूसरा है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। नहीं, चौड़ाई अधिक नहीं है, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका ये विकल्प सही होगा, केवल एक यहाँ पे सही है। सातवां प्रश्न, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो अरब सागर यानी कि अरब सागर में जब गिरने वाली नदी पूछा गया तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी होगी। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, नर्मदा नदी। ये प्रायद्वीपीय जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो कि अरब सागर में ये गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है, लेकिन ये बड़ी नहीं है, नर्मदा से बड़ी नहीं है। तो कि यहाँ पे आपसे बड़ी पूछा गया है तो नर्मदा सही होगा, सी ऑप्शन। और पश्चिम की तरफ जो बहने वाली नदियाँ हैं ये भी पूछा था, और भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदियाँ भी पूछा था। तो ताप्ती भी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है और नर्मदा भी बहती है। और पश्चिम की तरफ ये दोनों नदियाँ बहती हैं, इसमें साबरमती भी है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी माही नदी है, लूनी नदी है। ये नदियाँ जो है पश्चिम की तरफ बहती हैं और जाकर के अरब सागर में मिलती हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है, तो है नर्मदा है। यदि वैसे पूछा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका गोदावरी।
लेकिन यहाँ पे पूछा है अरब सागर में, लेकिन गोदावरी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा जो है ये अरब सागर में गिरती है। तो वैसे यदि पूछा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी होगा, ये 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ पे ये विकल्प बिल्कुल सही होगा। और कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है यदि पूछा जाए तो काली मिट्टी होगा। काली मिट्टी या इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी को काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। मानसून निवर्तन होता है, तो मानसून निवर्तन या उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही होगा। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कहाँ है? आप देख सकते हैं ऑप्शन है इसमें। तो वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है कराकस। यहाँ पे ये विकल्प सही हो जाएगा। बेलग्रेड जो राजधानी है ये सर्बिया का है। सर्बिया का राजधानी है बेलग्रेड। काहिरा ये मिस्र का राजधानी है। और मस्कट जो है ये ओमान की राजधानी है। तो आपसे वेनेजुएला की राजधानी पूछा है, कराकस होगा, ये ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 11वां प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। भारत में चक्रवात जो तूफान आते हैं उनको चक्रवात बोला जाता है। चीन में टाइफून नाम है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। अमेरिका में वागियो नहीं हरिकेन नाम से जाना जाता है। जो अमेरिका में तूफान आते हैं उन्हें हरिकेन नाम से जाना जाता है, वागियो नहीं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। 12वां प्रश्न है कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति ये कर्क एवं मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। और सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है वह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ये कर्क एवं मकर रेखा के बीच में कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति पाई जाती है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मूल कर्तव्यों से। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो याद रखिएगा मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितना है? 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में, और इनको शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। और ये आपका मूल कर्तव्य जो है भाग 4 ए में है, और अनुच्छेद पूछा जाए तो 51 ए में है मूल कर्तव्य। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 42 में है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग जिनको बोला जाता है के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन देखिए क्या है कि इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष यानी कि जो भी पहले हो आयु तक होता है। तो कैग का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ना कि 62 वर्ष। जो भी इनमें पहले होगा तो पहला तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि 62 वर्ष दिया गया है। दूसरा है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो कैग जो होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं अपने पद पर बने रहते हैं। यहाँ पे दूसरा भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है महान्यायवादी हो गए ये बने रहते हैं। कैग यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं बने रहते हैं। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा है कि इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। तो ये इनका जो वेतन है और सेवा शर्त है राष्ट्रपति के द्वारा तय यानी कि निर्धारित नहीं किया जाता है, ये भी आपका गलत है। और जो कैग हैं यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं इनको पद से जो हटाया जाता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा ही इनको इनके पद से हटाया जा सकता है, जिस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यहाँ पे आपका तीनों ही गलत है। और यदि पूछा जाए कि किस आर्टिकल में है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन, तो अनुच्छेद 148 में यह मिलता है।
तो आपका तीनों ही गलत है। आपसे पूछा गया कौन सा गलत कथन है इनमें से, तो सभी गलत हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखिए इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की जो भी पहले हो आयु होगा, और ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे नहीं बने रहते हैं, और इनको जो हटाया जा सकता है वो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा ही इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए? तो 15% से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये आपका आता है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट जो जारी किया जाता है वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत जो है 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं ये, और जो हाई कोर्ट होता है वो आर्टिकल 226 के तहत जो है ये रिट जारी करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय 32 के तहत ये जारी करता है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि एक मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे पूछा है किस क्षेत्राधिकार में आता है यह, तो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1985 में। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन जो पारित किया गया था 1985 में ये पारित किया गया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 78 यानी कि 78 में है। और निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि यानी कि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है? तो यह दक्षिण कोरिया। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो जल संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी दिवस ध्यान दीजिएगा ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। और इसी तरह 22 अप्रैल हो गया, 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तीनों 22 तारीख वाला याद रखिए। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, और 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, और विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये बनारस अधिवेशन में हुआ था 1905 में। आपको पता होगा बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में ही हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, और उस समय कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन जो है कांग्रेस के अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 14 जून 1947 को यह प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो उस समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वेवेल थे। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन किया गया था। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है हमेशा। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी हुआ था 8 अप्रैल 1857 को।
यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी वो 10 मई 1857 से शुरू हुई थी और ये मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। लेकिन उससे पहले मंगल पांडे को जो है फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा कौन सा? तो असम जो है वहाबी आंदोलन के क्षेत्र में नहीं आता था। और पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक थे वीएस नायपाल। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। और अगला है मिलान करने के लिए दिया गया सूरत की संधि कब हुई थी? तो 1775 में सूरत की संधि हुई थी। पूना की संधि हुई थी 1817 में, यहाँ पे बी का हो जाएगा तीसरा। पुरंदर की संधि हुई थी आपका 1665 में, यहाँ पे सी का हो जाएगा पहला। देवगांव की संधि जो हुई थी वह 1803 में हुआ था। तो डी का हो जाएगा दूसरा 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो गुप्त काल के बारे में जानकारी जो मिलती है वो विशाख दत्त का है मुद्रा राक्षस। तो यदि पूछे मुद्रा राक्षस किसकी रचना है तो ये विशाख दत्त की रचना है और यहीं से जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के समय में हूणों का पहला आक्रमण हुआ था। और दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो यह पल्लव शासक के द्वारा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्तां का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेड्रोकोटस था और चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? तो ये लिखा है एरियन ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतिहासकार था जिसने चंद्रगुप्त के बारे में लिखा कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्तां का जुआ उतारकर फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेड्रोकोटस था। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ये मानव के मस्तिष्क में 1/10 सेकेंड तक जो है यह रहता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो ये आइरिस के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो ये वृक्क में आपका छनता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो हार्मोन है फ्लोरिजीन। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष ये आपका परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। और एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो यह कहलाता है ससंजक बल। यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अभिकारक। यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH आयन मुक्त होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, OH-। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू के रस का pH मान जो होता है 2.2 होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो बादल और वायुमंडल का तैरना
ये श्यानता के कारण होता है। यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है सीओफाइटस। सीओफाइटस छाया प्रिय पौधों को कहा जाता है, छाया में पनपने वाले पौधे को कहा जाता है। मेन रहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो यह रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको दिवस वाले में बताया गया 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च, तीनों 22 याद रखिए, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत हुई थी 2007 में। अंतिम प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो यह है CPI। यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप जो भारत में है वो है CPI। तो दोस्तों ये था आपका सामान्य अध्ययन का चौथा मॉडल पेपर। इसके पहले 3 मॉडल पेपर अपलोड किए गए हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें जा कर के। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा चारों मॉडल पेपर वहाँ पे। साथ में यूपी स्पेशल का भी वीडियो अपलोड किया गया, करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया गया। तो इन सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी PCS हो गया, BDO हो गया यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।